अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा चूंकि जानते हैं आप लोग कि मतलब मैंने कुछ चैप्टर्स आपके साथ शेयर किए हैं बेटा 11th क्लास के। लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज के बाद हर रोज हर दिन इंशाल्लाह आपको हर एक चैप्टर के मतलब टॉपिक्स मिलेंगे, टॉपिक्स डिस्कस हो जाएंगे आप लोगों के साथ। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। ये बोर्ड के लिए है, याद रखिएगा। नीट वाले बच्चे अगर ये देखते हैं, कोई नीट का बच्चा या कोई वो बच्चा जिसने पढ़ा है अच्छे से, जरूरत नहीं है उसके लिए, ये खाली बोर्ड सीरीज है, बोर्ड के लिए हम बना रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चलो बेटा, आज पहला जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए बच्चों उसी को देखते हैं, तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे बेटा देखते हैं स्लाइड्स। तो जो सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा बेटा, प्रवास बोर्ड सीरीज 11th क्लास 2025 यानी 2025 ह्यूमन फिजियोलॉजी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर का नाम है, आप लोग जानते हैं। तो इसी को पहले देखते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं। ये बच्चों आप जानते हैं ये प्रवास का एक टीम है बेटा। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो ये फिरदौस सर है, ये खालिद सर है, ये हमारी सज्जाद सर जिसको कांटम सर हम बोलते हैं, ये मैं हूं बेटा, और ये डॉक्टर सज्जाद सर है, और ये इरफान मागरी सर है। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये यहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हैं और आप लोगों को पीडीएफ फाइल वगैरह शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो पहला हमारा जो चैप्टर है, वो मैंने पहले ही बोला बेटा, ये पूरा जो चैप्टर है हमारा दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर हम देखते हैं बेटा चैप्टर का नाम जो है, जो चैप्टर पहला यूनिट है उसमें, वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर। तो बच्चों इसके बाद पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो है बेटा एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिजियोलॉजी, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शनिंग, यानी बॉडी जो फंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बेटा, उस स्टडी को हम कलेक्टिवली उस स्टडी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। एंड वी हैव टू डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, दैट इज व्हाई द यूनिट जो रखा गया है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, पहला यूनिट जो है वो था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसी का ये पहला क्वेश्चन है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए बच्चों आप मेरे साथ आंसर जैसे मैं बनाता रहूं बेटा, क्या आप लोगों के साथ में नोट्स बना के आपको मैं यहाँ पे नोट्स बना के रखूंगा, और आप उतारेंगे अच्छे से अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे, और उसको देखेंगे बेटा, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा ब्रीदिंग, पहले आप आंसर लिखेंगे ऐसे बेटा, लिखो बच्चों ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग, ठीक है ना। ब्रीथिंग जो है सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। पहला पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में। एक का नाम है बेटा, वन स्टेप कॉल्ड एज इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, और दूसरा स्टेप जो होता है बेटा दैट्स कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेलेशन। बेटा आप टू द पॉइंट ही लिखो बच्चों। तो ब्रीदिंग में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज इंस्पिरेशन और दूसरा है बेटा एक्सपायरेशन। डन। इसका मैकेनिज्म हमें सीखना है कि कैसे होता है, मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है। एक एडल्ट पर्सन जो होता है, एन एडल्ट shows 12 to 16 times
पर मिनट। एक इंसान जो होता है, एडल्ट जो होता है, वो दिखाता है 12 से लेके 16 टाइम्स ब्रीदिंग पर मिनट, ठीक है ना। अब अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए बेटा, इसमें कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। यू नो दैट अगर ये हम मानेंगे, दिस इज फॉर एग्जाम्पल स्टर्नम, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, जो आगे ब्रेस्ट बोन जो होती है, और इसके साथ हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स आर कनेक्टेड विद इट, एम आई राइट। और हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं, और ये मैं ऐसे दिखाऊंगा बेटा, आप थोड़ा याद रखेंगे, यहां पे ऐसे कुछ मसल्स होते हैं बेटा, लाइक दिस वे, दीज आर द मसल्स जो ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द अपर लिप और कनेक्ट होते हैं विद द वेंट्रल साइड ऑफ लोअर लिप। जो लोअर रिब होती है उसके साथ कनेक्शन में होते हैं। तो इन मसल्स को हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और दूसरी किस्म के मसल्स भी होते हैं, ऐसे होते हैं बेटा, लाइक दिस वे, ऐसे होते हैं जिधर, जो ऑरिजिनेट हो जाते हैं फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ लोअर रिब एंड कनेक्टेड विद द वेंट्रल साइड ऑफ अपर रिब। उनको हम बोलते हैं एक्स इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओवरऑल इस स्पेस, यानी जो रिब्स के दरमियान स्पेस होती है बेटा, उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। और उसमें जो मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और यही इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड सेकंड को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड सेकंड को बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। देखिएगा, सुनिए, अगर हम यहां पे नजर रखेंगे, इसी तरह यहां से भी होगा बेटा, लाइक दिस वे, है ना, क्लियर। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, यही मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में, क्लियर। मैं टू द पॉइंट लिखवाऊंगा बेटा। और यू नो दैट बॉडी को डिवाइड करता है, एक मेम्ब्रेनस पार्टीशन होता है, और जिसको आप लोग कहते हैं डायफ्राम, ठीक, उसको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये भी इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में, क्लियर। खासकर आप दो याद रखेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? इट्स अ डोम शेप्ड मेम्ब्रेनस पार्टीशन, किस किस के दरमियान? एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरैसिक कैविटी, क्लियर। अब सुनिएगा, पहले हम देखेंगे इंस्पायरेशन को। मैं इंस्पायरेशन को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं बेटा। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, एक्टिव प्रोसेस। यू नो दैट बेटा, एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी खर्च हो जाती है, बायोलॉजिकल एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहां सिंपल लिखूंगा बेटा, आप भी वहां पे नोट लिखेंगे बेटा, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, तकरीबन इट लास्ट्स फॉर, आई कैन से दैट 2 seconds. Inspiration lasts for how many seconds? 2 seconds. Lasts for 2 seconds. Lasts for 2 seconds. Clear? ये भी याद रखिएगा बच्चा, ये वाला पॉइंट्स में याद रखिएगा। अब हम देखेंगे होता है क्या है। बेसिकली जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये वाले मसल जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से स्टर्नम और रिब्स जो होता है ये अपलिफ्ट हो जाता है, और थोड़ा ये बाहर भी आता है। कौन? यानी आई कैन से दैट स्टर्नम एंड रिब्स। आप सांस लीजिएगा, आप खुद भी फील कर सकते हैं, ये ऊपर भी आता है और थोड़ा बाहर भी आता है। एक तो वो है, मगर इनिशिएट करता है कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले डायफ्राम ही कंट्रैक्ट हो जाता है। जब बच्चों ये कंट्रैक्ट हो जाता है, याद रखिएगा बच्चा, ये फ्लैट हो जाता है। ये पहले किस शेप का था? डोम शेप, अब ये हो जाता है बेटा फ्लैट, क्लियर। वो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे बेटा, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम कंट्रैक्ट्स, डायफ्राम हो जाता है कंट्रैक्ट। किस शेप का था ये डायफ्राम? ये डायफ्राम था डोम शेप का, और अब ये बनेगा बच्चा क्या? ये फ्लैट हो जाएगा। वो डायफ्राम जब कंट्रैक्ट हो जाता है एंड बिकम्स फ्लैट,
एंड बिकम्स, ये बन जाता है बेटा फ्लैट। ये भी नोट में लिखेंगे आप लोग। बेटा मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, कैसे कंट्रैक्ट होता है, कहां से सिग्नल आते हैं, कैसे हो रहा है, ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इस वक्त, इतना याद रखिएगा। एंड बिकम्स फ्लैट। आप देखिएगा ये जो वॉल्यूम है ना, ये ऐड हो जाता है इस कैविटी को। किस कैविटी को? थोरैसिक कैविटी को। इसका मतलब है एंटीरियर साइड ये साइड होता है, और जो पैर जहां से है तो वो कहा जाता है पोस्टीरियर साइड। इसी डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ जाता है। किसका? थोरैसिक कैविटी का। वो हम थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। हो गया ये डायफ्राम की बात। अब दूसरा मैंने बोला एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या होते हैं? कंट्रैक्ट। तो यहां पे मैं सिंपल लिखूंगा बच्चों, EICM का मतलब है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, कंट्रैक्ट। ये भी हो जाते हैं कंट्रैक्ट, एंड उसकी वजह से क्या होता है? एंड अपलिफ्ट। किसको अपलिफ्ट करता है? अपलिफ्ट द स्टर्नम एंड रिब्स, एंड अपलिफ्ट द स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है बच्चों, ओके। ये अपलिफ्ट होता है, स्टर्नम भी अपलिफ्ट होता है और रिब्स भी अपलिफ्ट होता है, और थोड़ा बाहर भी आता है। इससे भी वॉल्यूम बढ़ता है, मगर इस डायरेक्शन में बढ़ता है। इसको हम कहते हैं डार्सोवेंट्रली। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? थोरैसिक कैविटी का। तो इससे भी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यहां पे लिखेंगे, यहां वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity also increases। मगर बच्चों अब वहां पे भी मैं लिखूंगा डायरेक्शन, यहां पे भी लिखूंगा डायरेक्शन। यहां अगर हम बात करेंगे डायफ्राम की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, किस डायरेक्शन में? एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। और यहां किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है? वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी आल्सो इंक्रीजेस इन किस डायरेक्शन में? मैंने पहले ही बोला बच्चों, दैट इज डार्सोवेंट्रली। ठीक है बच्चों, ओवरऑल किसका वॉल्यूम बढ़ गया बेटा? थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया। तो आई कैन से दैट जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है, लंग्स आर इन नेगेटिव प्रेशर। तो बेटा बीच बीच में मुझे कोई पॉइंट याद आता है जो आपको मगर जरूरत नहीं है इस वक्त, आप सिंपल याद क्या रखेंगे बेटा? लंग्स जो होता है ये एक्सपैंड हो जाएंगे। तो हम अगर देखेंगे बच्चों, ये नोट आप बना रहे हैं बोर्ड के लिए, याद रखिएगा साथ साथ। तो वी कैन राइट हियर लंग्स होते हैं एक्सपैंड, उनको मौका मिलता है किसका? एक्सपैंड होने का। किनको? लंग्स को। ये एक्सपैंड होता है क्योंकि थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक। अच्छा, जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं बेटा, उसकी वजह से क्या है? उनके अंदर जो एयर का दबाव है, वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है बेटा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। बॉयलीज लॉ भी कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। ठीक है ना? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज होता है? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वजह से क्या होगा बच्चों? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब ज्यादा अंदर, हमने ऐसा मैकेनिज्म दिखाया कि वॉल्यूम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम किया हमने, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर रशेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब है एयर विल रश फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। तो सिंपल 8वां पॉइंट आप लिखेंगे, एयर
air rushes from outside to inside called inspiration. Called what बेटा? Called inspiration. हो गया inspiration. बच्चों अब हम दूसरा स्टेप इसका एक्सप्लेन करते हैं, वो है एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन, थोड़ा कंपैरिजन करेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को. देखो बच्चों, ये एक्सपायरेशन जो होता है ये एक पैसिव प्रोसेस है. पैसिव प्रोसेस यानी बच्चों इसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता है और इसमें तकरीबन 3 सेकंड्स लगते हैं. लास्ट फॉर 3 seconds. Done? Okay. Last for how many seconds? 3 seconds. और जो थर्ड पॉइंट है बेटा, अब यही मसल्स जो है यानी आई कैन से दैट डायफ्राम भी रिलैक्स होता है, EICM भी रिलैक्स होता है. डायफ्राम टू द पॉइंट लिखना है बेटा. डायफ्राम एंड EICM रिलैक्स. जब ये रिलैक्स हो जाते हैं उसकी वजह से डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन लेता है, अपनी शेप लेता है, डोम शेप बन जाता है. और जो EICM जब रिलैक्स होता है स्टर्नम और रिब्स अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं. वो और एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं. डायफ्राम becomes dome shaped and sternum and ribs return to their original position. Sternum and ribs return to their original position. ठीक है बच्चों, स्टर्नम और रिब्स जो है वो अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं. तो उसकी वजह से जब वापस आएंगे थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा. थोरेसिक वॉल्यूम decreases and intrapulmonary pressure increases more than atmospheric pressure. है ना, अंदर वाला प्रेशर अब इंक्रीज हो जाएगा मोर देन व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और उसकी वजह से एयर रशेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. एयर रशेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड कॉल्ड एक्सपायरेशन. बस बेटा इतना याद रखिएगा. आपको बाकी चीजें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, फ्रेनिक मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन में. तो आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई चीज याद रखने की और जरूरत नहीं है. ये बोर्ड के ओरिएंटेड मैंने बनाया बेटा, इतना याद रखिएगा तो आपके लिए काफी है. ठीक है जिगर मेरा, ये आपके लिए बहुत काफी है. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ना बच्चों, ये मैंने नोट बनाया. बच्चों नोट बनाना बेटा, आपके लिए लिखता हूं यहां इतना. अदरवाइज पूरे चैप्टर को मैं 1.5 घंटे में अच्छे से कंप्लीट करके रखूंगा अच्छे से,
लेकिन नोट के बगैर। ठीक है, अब मैं नोट बना रहा हूं बेटा, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके जिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स विद लेबल्ड डायग्राम। ठीक है बच्चों, यानी हमें लंग्स को एक्सप्लेन करना है बेटा। चलो मैं पहले डायग्राम ही बनाता हूं बेटा, और फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। लंग जो होते हैं ये हमें थोरेसिक कैविटी में, यानी वी कैन से दैट होते हैं, और दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम, रिब्स, वर्टेब्रल कॉलम, है ना बच्चों, और नीचे से होता है इनको डायफ्राम। ठीक है ना। तो अब पहले ऐसे बनाते हैं हम बेटा, अब मेरे साथ बनाएंगे बेटा। ये मानेंगे बेटा ये ट्रैकिया है, और ये बेटा लैरिंक्स है। अब ऐसे ही मेरे साथ बनाएंगे। दिस इज, आई कैन से दिस इज ट्रैकिया। बच्चों अगर आप वहां खाली डायग्राम भी बनाएंगे तो आपको तकरीबन 3 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 3 तो मिलेंगे। ये बेटा है ट्रैकिया, जिसको आप बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया या जिसको आप कहते हैं विंड पाइप। डन। ओके, अगर मानेंगे बच्चों ऐसे, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक, ये बाइफरकेट हो जाती है। ठीक, ये पॉइंट ऑफ बाइफरकेशन को करीना कहते हैं, तो यहां पे याद रखेगा ये बाइफरकेट हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक, चलिए बच्चों ऐसे में ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। ठीक है बच्चों, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है बेटा, और यहां नीचे होगा बेटा डायफ्राम। ठीक है बच्चा, राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। चलिए तो यहां पे मैंने अच्छे से बनाया बेटा, ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है ना। जो इसको बाहर से मेम्ब्रेन होता है बेटा, ऐसे डबल मेम्ब्रेन सैक होता है बेटा, उसको हम प्लूरा कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन सैक जो होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, प्लू। चलो मैं यहां से भी ऐसे बनाता हूं, आपको थोड़ा इससे याद रहेगा। तो इस डबल मेम्ब्रेन सैक इज कॉल्ड एज प्लूरा। प्लूरा। ठीक है बच्चों, आउटर जो व्हाइट वाला है इसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं। पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और जो ये अंदर वाला है दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। डन। और इसमें एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। इस कैविटी में जो दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आई कैन से, यानी प्लूरल फ्लूइड होता है इसमें। ठीक, यहां पे ये जो गैप होती है बिटवीन द टू लंग्स, ये वाली, इसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम। ठीक, और लेफ्ट लंग की तरफ एक स्मॉल गैप रहती है एक, तो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच, जिसमें बैठता है हार्ट। ऐसे थोड़ा हार्ट होता है बेटा, ऐसे मैं बनाता हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। और ये है बेटा हार्ट, ये हार्ट है जिधर। ठीक है ना, इस कार्डियक नॉच में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। क्लियर, इतना काफी आप लोगों के जितना मैं बोल रहा हूं बेटा। और ये डिवाइड हुआ है 3 लोब्स में। ठीक है, ऐसे ये है सुपीरियर, सुपीरियर मगर राइट वन, मिडल, है ना बच्चों, और ये जो है इट इज कॉल्ड एज इंफीरियर लोब। इस यहां बनेंगे 2 ही, सुपीरियर लेफ्ट मगर और इंफीरियर, इंफीरियर। डन बच्चों। ओके बच्चा, ये मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया बेटा, किसके, लंग्स के। आप भी बनाएंगे इसी तरह मेरे साथ और नोट पे बनाएंगे बेटा। आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बेटा।
लंग्स जो होते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे, लंग्स जो होते हैं बेटा, लंग्स स्पॉन्जी होते भी स्पॉन्जी होते हैं, ठीक। सॉलिड होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, दोहराई नहीं है, ठीक है ना। स्पॉन्जी भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं बेटा, ठीक है ना। पिंकिश होते हैं, पिंक कलर के रहते हैं, पिंकिश होते हैं, एंड आर लोकेटेड इन thoracic कैविटी, है ना बच्चों, ये thoracic कैविटी में होते हैं। और thoracic कैविटी को कौन कौन बनाता है बेटा, आपके टेक्स्ट बुक ने लिखा है आगे, स्टर्नम, मैं सिंपल नाम लिखूंगा बच्चों, स्टर्नम, और साइड्स में होता है रिब्स, लेटरली रिब्स होता है, और पीछे कौन होता है, पीछे होता है वर्टेब्रल कॉलम, और नीचे होता है बेटा डायाफ्राम, ठीक है बच्चों। ये किसको बनाते हैं, थोरैसिक कैविटी को। डन। इसके बाद जब हम देखते हैं जो ये लंग्स होते हैं ना, जो ये लंग्स होते हैं, लंग्स जो मैंने लिखा है आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड एज प्लूरा, अब और लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। लंग्स है क्या, लंग्स आर कंप्राइज्ड ऑफ, दूसरा पॉइंट इसमें, ये पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, लंग्स आर, टेक्स्ट की लाइन, कंप्राइज्ड ऑफ ब्रोंकाई, याद रखिएगा बच्चा बस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli, ठीक है ना। लंग्स इसी के बने होते हैं बेटा, ठीक है ना। नो, कोई मसल नहीं होती है लंग्स के अंदर, तो लंग्स आर ओनली कंप्राइज्ड ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli, ठीक है बच्चों। अगर हम लंग्स को थोड़ा यहां पे और डिस्कस करते हैं, लंग्स जो होते हैं ना, यू नो दैट, हमें दो लंग्स, एक कहलाता है राइट लंग, और दूसरा कहलाता है बेटा लेफ्ट लंग। आप अगर नोट में ऐड करेंगे तो अच्छा होगा। पहला पॉइंट यहां लिखेंगे लार्ज होता है, और यहां से लिखेंगे स्मॉल होता है। तकरीबन एक एडल्ट में इसका वजन होता है 625 ग्राम्स, और यहां पे अगर इसका वजन देखेंगे तो 565, ऐसा कुछ वजन होता है इसका, ठीक। इसमें अभी मैंने बोला 3 लोब्स होते हैं, और ये बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि अभी मैंने सिखाया इसमें 3 लोब्स, 1, 2 और 3, इसमें 2 ही लोब्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये आपके टेक्स्ट लंग्स के बारे में उतना ज्यादा और डिटेल नहीं लिखा है बेटा, ठीक है ना। लंग्स आर अंडर नेगेटिव प्रेशर ऑफ -4 mm ऑफ एच, ये याद रखिएगा, पॉइंट एक्सप्लेन करने की यहां जरूरत नहीं है, और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लंग्स आर अंडर नेगेटिव प्रेशर ऑफ -4 mm ऑफ एच। एनीवे, ये काफी है आपको स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वो कौन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। यू नो दैट बेटा, अगर आप इसका आंसर लिखना बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखो बच्चों मेरे साथ। सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम दिखाएंगे। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। तो पहले पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चाहे ऑक्सीजन हो या चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, इसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, अभी मैंने बोला बेटा, फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम लंग्स
टू टिश्यूज। देखो बच्चों, सबसे पहले हम अगर यहां देखेंगे, हमारे जो यहां पे मैं थोड़ा ये नोट में आप ऐड करेंगे ठीक, नहीं भी करेंगे कोई इश्यू नहीं। जो हमारा ब्लड होता है इसमें दो चीजें होती है, यू नो दैट, टू द पॉइंट मैं बोल रहा हूं बेटा। एक ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का खास सा पार्ट दैट इज वाटर, और सेल्स के जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आरबीसी। ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, यानी वाटर ऑफ द ब्लड एंड आई कैन से यानी प्लाज्मा ऑफ द ब्लड एंड आरबीसी, they are very much important for the transport of oxygen as well as for the transport of carbon dioxide। वो पहला पॉइंट अगर हमें लिखना पड़ेगा यहां, it is transported via blood। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप जब ऐड करेंगे, जब टिश्यू से, माने बच्चा ये यहां पे एक टिश्यू है, सेल है, यहां से ये लंग्स है, मानो ये लंग्स है बेटा, है ना। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन टुवर्ड्स द टिश्यूज, और करेगा कौन ट्रांसपोर्ट? ब्लड करेगा। जो ऑक्सीजन का 97% है वो ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसीज, और 3% ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा यानी वाटर इन डिसॉल्व्ड स्टेट। वो दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। वो इट इज ट्रांसपोर्टेड इन टू फॉर्म्स। इट इज ट्रांसपोर्टेड इन टू फॉर्म्स। नंबर 1 ए पार्ट, dissolved state, a dissolved form। dissolved form कितने परसेंट मैंने बोला? ओनली 3%। किसमें? वाटर में। 3% ऑफ ऑक्सीजन is transported in dissolved form in blood plasma यानी वाटर, blood plasma। 3% of oxygen is 3% of oxygen is transported, is यहां पे और ऐड करना एक पॉइंट, is transported in blood plasma। वो 3% ऑक्सीजन का कौन अपने साथ लेके जाता है? प्लाज्मा। अब जो 97% है, 97% ऑक्सीजन is transported in RBCs as ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म। या आप लिख सकते हैं सिंपल ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म। 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन RBCs as ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे HB जो हीमोग्लोबिन आरबीसीज के साथ होता है। बेटा मैं टू द पॉइंट लिख रहा हूं आपके लिए, नोट के लिए। इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है तो बनाता है बेटा HbO2। HbO2 को ही हम बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म। ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है, ओके बच्चा। अच्छा, यहां एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ने लिखा है वन मॉलिक्यूल ऑफ HB carries 4 molecules of ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ उठाता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों,
ओके बच्चा, देखो बच्चों, अगर हम और एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे बेटा, ठीक है, 100 ml जो ब्लड होता है, 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर करता है, डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, तो द टिश्यूज डिलीवर्स कितना, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू व्हाट, टिश्यूज। कौन, 100 ml ऑफ ब्लड। ये भी ऐड कर सकते हैं नोट में बेटा, बेटा मैं बोर्ड के लिए बता रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। ओके बच्चा, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और एक पॉइंट उससे पहले एक ऐड कर सकते हैं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू व्हाट, HB इज ऑक्सीजनेशन बट नॉट ऑक्सीडेशन। सर ये क्या है, वो तो बेटा जरूरत नहीं है आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करने की, ठीक है ना बच्चों। ओके जिगर मेरा, देखो बच्चों, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां से मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां से मैं लिखूंगा परसेंटेज सैचुरेशन किसकी, ऑफ HB हीमोग्लोबिन। इस ग्राफ को हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब ग्राफ प्लॉट करते बेटा, ये कुछ ऐसे मिल रहा है हमें, 20 मानो 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, ठीक है ना। ये 100 मानेंगे, ये 100 mm ऑफ HG मानेंगे, ये mm ऑफ HG में मेजर किया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, ये कुछ ऐसे दिखता है बेटा, एस शेप्ड कर्व आता है, सिग्मॉइड कर्व इसको कहते हैं बेटा। यहां से इसको बोलते हैं बेटा कौन सा कर्व, एस शेप्ड होता है, एस शेप्ड कर्व, या इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। बस यही लिखना है नोट में, बस बाकी कुछ नहीं, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, जब पार्शियल प्रेशर होता है 100 mm ऑफ HG, 100% हीमोग्लोबिन गेट सैचुरेटेड, टेक्स्ट की लाइन है, अदरवाइज 97% ही होता है। रीजन क्या है, जरूरत नहीं है इस वक्त आप लोगों को, तो यहां 100% हीमोग्लोबिन हो जाता है, सैचुरेट एट 100 mm पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mm ऑफ HG, है ना। 100 mm ऑफ HG पे 100% हीमोग्लोबिन हो जाता है सैचुरेट। क्लियर, बस इतना लिखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। अब दूसरा जो है, इसमें और एक पॉइंट लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर करेंगे बेटा इसमें ऐड तो अच्छा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फॉर एसोसिएशन ऑफ HB किसके साथ, विद O2 टू फॉर्म HbO2। वो फैक्टर्स हमें बताने जो अफेक्ट करते हैं एसोसिएशन ऑफ HB विद ऑक्सीजन टू फॉर्म HbO2 इन लंग्स, क्योंकि लंग्स में ही क्या बनता है जिगर मेरा, लंग्स में ही बनता है HbO2 और टिश्यू में HbO2 ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। बच्चों मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा। नंबर 1 आप सीधे लिखेंगे, नंबर 1 कौन सा फैक्टर होता है, पहला इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन, ये पॉइंट आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना HbO2 ज्यादा बनेगा, टू द पॉइंट। दूसरा
डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा उतना HbO2 ज्यादा बनेगा। ठीक। सी, इंक्रीज इन पीएच। इंक्रीज इन पीएच, जितना पीएच, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा खुद ब खुद पीएच हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है ना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में H+ आयन्स कम होते हैं और पीएच बढ़ जाता है। H+ आयन्स कम होंगे तो पीएच बढ़ेगा, वो इंक्रीज इन पीएच। एंड लास्ट वन इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स है जो HbO2 को बनने में मदद करते हैं। कहां पे? लंग्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम इसी का उल्टा देखते हैं। फैक्टर्स affecting for dissociation of HbO2 into Hb and O2 in टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज में डिसोसिएट होता है। उसका उल्टा हो जाएगा सारा। वो नंबर 1 लिखेंगे हम, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वहां कम होता है ना बच्चों? क्लियर है? टिश्यूज। ठीक। डिक्रीज इन पीएच एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लंग्स, टिश्यूज के अंदर। ये फैक्टर्स इसको तोड़ेंगे और जब इसको तोड़ेंगे तो रिलीज हो जाएगा Hb, अलग आरबीसी के अंदर ही रहेगा और O2 बाहर आएगा, जाएगा फिर टिश्यूज के अंदर। क्लियर? टू द पॉइंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाता है ट्रांसपोर्ट? फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स वाया, इसको भी कौन अपने साथ लेता है? ब्लड। बगैर ये 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है, वो ये पॉइंट ऐड करेंगे। इट इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म्स। ऑक्सीजन 2 ही फॉर्म्स में, ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स में इसको हम, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म्स। पहला, नंबर 1, डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व आपको पता ही है किस में डिसॉल्व होगा? प्लाज्मा में। डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा। कितने परसेंट? डायरेक्टली मैं लिखूंगा बेटा 7%। 7%। ठीक। दूसरा, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म, है ना? कितने परसेंट? 70%। और तीसरा है बेटा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म। कितने परसेंट बच्चों? आपके टेक्स्ट में लिखा है 20 to 25%। एवरेज में लिख सकते हैं 23%। ठीक है बच्चों? ओके, थोड़ा इसको आप समझते हैं। डिसॉल्व फॉर्म में समझने की कोशिश नहीं करना बेटा, सिंपल सी बात है। अगर यहां से एक सेल है, टिश्यू है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहां पे ब्लड है हमारा, ये ब्लड है, ब्लड में आरबीसीज है और प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा है, ये आरबीसी है। डन? ओके। तो जो ही यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है बेटा 7%, तो पहले यहां डिसॉल्व हो जाएगा,
बाकी जो सारा होता है वो अंदर जाता है आरबीसी के अंदर। कितने परसेंट? 93%। और वहां 70% जो होता है वो वाटर के साथ कंबाइन होता है आरबीसी के अंदर। ठीक है ना? तो बना आता है। तो यहां पे मैं समझाता हूं, आप उसके बाद सीधे पॉइंट लिखेंगे बेटा। इन आरबीसीज जो बाइकनकेव डिस्क शेप के होते हैं, इन आरबीसीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलेगा? वाटर के साथ। तो बनाता है बेटा H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये अनस्टेबल होता है और ये डिसोसिएट हो जाता है बेटा। ये किसमें डिसोसिएट होता है? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। ठीक, ये किसमें मगर सारा हो रहा है? आरबीसी के अंदर। और कौन सा एंजाइम ये काम करके देता है? उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक, यहां पे भी लिखूंगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक, अच्छा, जब ये डिसोसिएट होता है इस आरबीसी से बाहर आता है बेटा यही HCO3 नेगेटिव। ये कितने परसेंट था बेटा? 70%, है ना? तो इसको प्लाज्मा फिर अपने साथ लेगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। डन बच्चों? तो गया ये कौन? बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म। जो बाकी फिर बच जाता है ना बेटा, कितने परसेंट? 23%। 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। वो मैं सिंपल लिखूंगा यहां पे आपके लिए बेटा, Hb प्लस CO2 कितने परसेंट बेटा? 23% बना के देता है HbCO2। एक्चुअली ये बनता है HbH। Hb ऐसे लिखेंगे हम बेटा, क्योंकि एमाइन ग्रुप इसके साथ होता है। ये बेटा ऐसे बनता है HbNHCOOH। इसी को हम बोलते हैं बेटा कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है ना? ओके बच्चों, ये कितने परसेंट होता है बेटा? ये होता है 23%। टू द पॉइंट मैंने लिखा बच्चों, मैंने कुछ नहीं और एक्सप्लेन किया है ना। मैंने यहां बोहार इफेक्ट बोलूंगा, ना हेल्डेन इफेक्ट बोलूंगा, ना बेटा कैसे निकलता है, स्टेबिलिटी कैसे आती है। एक पॉइंट मगर ऐड करूंगा यहां पे मुझे जो याद आया, जब ये बाहर आता है ना, यहां से जाता है Cl नेगेटिव आयंस। याद रखिएगा, ये दिखाना है आपको डायग्राम में। बाइकार्बोनेट बाहर, Cl नेगेटिव अंदर। क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस ऑफ द प्लाज्मा। उसको हम बोलते हैं यहां पे हैमबर्गर फिनोमिना। क्या बोलते हैं? हैमबर्गर या क्लोराइड शिफ्ट। वो यहां पे मैं ऐड करूंगा पॉइंट, यहां पे ये ऐड करना बच्चों, इस यहां पे ये ऐड करना। अब मैं यहां पे लिखूंगा इन रेस्पॉन्स टू HCO3 नेगेटिव, Cl negative shift from plasma into RBC to maintain ionic balance, called chloride shift और हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप ऐड करेंगे तो बस इतना याद करना है। फिर जब यही कार्बन डाइऑक्साइड अब लंग्स में पहुंचेगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन, कहां पे? इन लंग्स। क्या हो जाएगा वहां पे? ये जो मानो ये आरबीसी थी, ये आरबीसी थी बेटा, है ना बच्चों? ये आरबीसी थी बेटा। प्लाज्मा में क्या था? बाइकार्बोनेट, है ना?
और यहां जो अगर हम वापस आएंगे, ये समझो यहां पे डिसोसिएट H पास टू रहेगा ना उधर ही बच्चों, ये एक्चुअली फिर मिलता है बेटा HB के साथ, ये HB बनता है। तो आप इतना याद रखिएगा यहाँ पे H पास टू होता है, आप ऐसे समझेंगे। ये वापस जाता है अंदर और वहां से वापस निकलता है Cl नेगेटिव, ऐसे समझो बच्चों। HCO3 नेगेटिव अंदर जाता है और Cl नेगेटिव बाहर आता है, ठीक। फिर क्या हो जाता है, देखो जिगर मेरा, टू द पॉइंट में बोलूंगा बेटा। H पास टू जो आरबीसी के अंदर ऑलरेडी होता है वो इस HCO3 नेगेटिव के साथ मिलेगा, ये काम करके देगा क्योंकि कंडीशंस उल्टा है, एनवायरमेंट डिफरेंट है। एंजाइम इसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और यहां से मैं लिखूंगा Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक। ये इसको बनाएगा H2CO3, ठीक है ना। फिर यही डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनटू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकलेगा बाहर बेटा और जाएगा लंग्स के अंदर। आप जैसे मैंने नोट बनाया वैसे आप भी बनाएंगे बस। दिस इज कॉल्ड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स, ठीक है ना। अब ये जो है ना कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, वो क्या था? HbNH वो भी क्या हो जाएगा बेटा, वो बनेगा वापस हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाएगा, ठीक है बच्चों। दिस इज वी कैन से दैट दिस इज अबाउट द आई कैन से दिस इज अबाउट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कहां पे? लंग्स। क्लियर? ओके बच्चों, लास्ट वाली लाइन लिख सकते हैं आप लोग। 100 ml ऑफ ब्लड delivers 4 ml of carbon dioxide to what? तो lungs, या इन alveoli आपके टेक्स्ट में लिखा है वो भी वही होता है बेटा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्लियर बच्चों? बस इतना नोट लिखेंगे आप लोग तो काफी है। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए, डिफाइन, किस किस चीज को डिफाइन करना है? वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड डिफ्यूजन कैपेसिटी, ठीक है। चलो बच्चों पहले का आंसर लेते हैं। ये बच्चों दो दो लाइंस में लिखना पड़ेगा आप लोगों को। वो लिखेंगे वाइटल कैपेसिटी, ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी जो है ना, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना बच्चों, कैपेसिटी। देखो बच्चों अब हम देखते हैं, देखो एक इंसान वॉल्यूम ऑफ एयर, 1 मिनट में पानी लेता हूं, 1 सेकंड बेटा, हाँ मैं पानी लेता हूं 1 मिनट। हाँ देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, आप लिखेंगे मेरे साथ बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर
a person can breathe in after, याद करिएगा बेटा, आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। बच्चों आपको फोर्स्ड एक्सपायरेशन दिखानी है, कितना वॉल्यूम उसके बाद एक इंसान ब्रीथ कर सकता है, उसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा क्या, वाइटल कैपेसिटी। वीसी बराबर होता है बेटा टीवी टाइडल वॉल्यूम, ये याद करिएगा बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी प्लस आईआरवी प्लस एआरवी। बस ये याद करेंगे बेटा, आपको अपने मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन और समझने की कोशिश ज्यादा इस वक्त नहीं करना बच्चों, खाली इस वक्त इस चीज को याद करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कैपेसिटी था बेटा, ये वॉल्यूम है बेटा, ये है बेटा रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज आरवी? बच्चों सुनो, आरवी होता है कितना वॉल्यूम हमें अंदर रहेगा इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in lungs after forced expiration। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर बैठेगा इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, वो एयर कभी बाहर नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसको हम मेजर भी नहीं कर पाते क्योंकि ये बाहर आता ही नहीं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? ये लिख लीजिएगा बेटा आरवी, ठीक। और टेक्स्ट ने शायद न्यूमेरिकल वैल्यू इसका लिखा है, और वो लिखा होगा बेटा दिस 1000 1100 to 1200 ml, ऐसा ही कुछ है, तो ये देखना बच्चों खुद, टेक्स्ट बुक ने ये मेंशन किया है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद है डिफ्यूजन कैपेसिटी। वो कैपेसिटी की बात, वो अलग दलील है, डिफ्यूजन कैपेसिटी, ठीक है। इसको मैं समझाता हूं। देखिए बच्चा, मैं यहां पे लिखूंगा डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी का मतलब है बेटा डीसी, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूजेस थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। यू नो दैट हमारे पास जो अल्वियोलस होता है, यहां पे होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, अल्वियोलर एपिथेलियम, है ना बेटा, ओके। ये बैठता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर होता है ब्लड कैपिलरी, मानते हैं बच्चा ये एक ब्लड कैपिलरी है जो व्हाइट कलर से मैंने बनाई है बेटा, ठीक है ना बेटा। ब्लड कैपिलरी का ये जो लेयर है ये एंडोथेलियम होगा, ठीक है ना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना बच्चा। इन 3 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, या इन्हीं को क्रॉस करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। जब ये ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना। तो इसी को यहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा, क्या देखिएगा, डिफ्यूजन कैपेसिटी किसको बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस या एयर डिफ्यूज्ड थ्रू, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। किसको बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन? ये जो 3 लेयर्स होता है, एक तो अल्वियोलर ये होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा जो होता है कैपिलरीज का जो ये एंडोथेलियम होता है। तो इसको क्रॉस करना पड़ता है, इन तीनों को मिलके बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर मिनट when the partial pressure difference is 1 mm of Hg। यानी जब गैसेस में पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो होगी ना, दैट इज 1 mm of Hg।
कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर मिनट, ये याद करिएगा बेटा, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी में एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, डीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको? प्रेशर डिफरेंस, यानी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट उसको हम कहते हैं। और किसको? ये सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन। तो आप सिंपली यहां लिखेंगे डीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक, यानी बच्चों जो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी भी ज्यादा है, और कॉमन सेंस है जितना थिकनेस कम होगा उतना डिफ्यूज ज्यादा होगा, जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतना डिफ्यूज कम होगा। ठीक है ना, वो डिफ्यूजन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये नहीं भी लिखेंगे, ये लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बेटा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी and inversely proportional to the thickness of the respiratory membrane, thickness of the membrane। तो अगर इतना आप इसमें लिखेंगे ये आपके लिए बहुत है बेटा। तो इसी के साथ अगर हम यहां देखेंगे बच्चा मेरा, तो थैंक यू बेटा। तो मैंने कोशिश की है वो क्वेश्चंस आपको पढ़ाने की, उनके उन क्वेश्चंस का नोट बनाने की जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जो टेक्स्ट बुक ने लिखा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो कल इंशाल्लाह रहमान, या तो कल या डे आफ्टर टुमारो, तो वो डिस्कस होगा आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते, अगले हफ्ते में हम पूरी फिजियोलॉजी कंप्लीट करके देंगे आपको। ठीक है बच्चों, और बच्चों याद रखिएगा ये खाली बोर्ड एग्जाम के लिए, कोई नीट का बच्चा यहां से कुछ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये टू द पॉइंट है, शॉर्ट है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए मैंने बनाया बेटा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।